हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनिता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नोमैडिक एम्पायर। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस चैप्टर से आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्या करेंगे, इस चैप्टर पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर जरूर से कीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को समझने के लिए और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने के लिए तो आप रेगुलर जो है इस चैनल पर क्लासेस को अटेंड करके हर चीज की क्लियरेशन ले सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्या आज का हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है द नोमैडिक एम्पायर। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर चैप्टर के नाम से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, नोमैडिक। नोमैडिक किसको कहा जाता है? नोमैडिक उनको कहा जाता है जो कि घूमते रहते हैं। तो फिर मैडम ये एम्पायर कैसे बना, है ना? तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। दरअसल ये क्या है, एक नाम ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, इसको क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा बोला गया है कि नोमैडिक का मतलब होता है घूमने वाले और एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। तो जब ये घूमने वाले ये लोग होते हैं तो ये एम्पायर कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो इस नोमैडिक एम्पायर का नाम नोमैडिक एम्पायर क्यों पड़ा, ये घूमने वाले लोग किस तरीके से यूनाइट होते हैं और एक बड़ा सा एम्पायर क्रिएट करते हैं। और ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है किसको? गेंगीज खान को। पूरा का पूरा ये क्रेडिट जाता है किसको? गेंगीज खान को। ठीक है, गेंगीज खान को। तो गेंगीज खान ही क्या करेगा, इन नोमैड्स को इकट्ठा करेगा, यूनाइट करेगा और एक बड़ा सा एम्पायर क्रिएट करेगा, राइट। चलिए, तो जब तक, कहने का मतलब ये कि नोमैडिक पीपल जब तक एक जगह पर स्टेबल नहीं होंगे तो बच्चे ना तो उसमें इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो सकता है, ना उसमें पॉलिटिकल एक्सपेंशन होता है, ना उसमें सोशली कोई डेवलपमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले इन सभी तरह की डेवलपमेंट के लिए उनको एक जगह पर स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, द टर्म नोमैडिक एम्पायर कैन अपीयर द कॉन्ट्राडिक्टरी। नोमैड्स आर द आर्ग्यूबली द क्विंस्टेंशियल वंडरस। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? ये घूमने वाले होते हैं। और एम्पायर का मतलब होता है पूरा का पूरा साम्राज्य। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एम्पायर बनाने के लिए लोगों का एक जगह पर स्टे होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग नोमैड जो है वो एक जगह पर स्टेबल हो जाएंगे और बड़ा सा एम्पायर क्रिएट करेगा। कौन? गेंगीज खान, इन्हीं की ही मदद से। ठीक है, इनकी ही हेल्प से बड़ा सा एम्पायर क्रिएट करेगा, इसीलिए इसका नाम जो है वो नोमैडिक एम्पायर बोला गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखेंगे हम चैप्टर 4 के अंदर जो रिलेटेड चैप्टर था उसमें इस्लामिक लैंड उस चैप्टर का नाम था। तो हमने देखा कि इस्लाम रिलीजन जो है वो आ चुका है, राइट। जैसे उसमें एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट हमने देखा कि क्रिश्चियनिटी को पूरी तरीके से एक रिलीजन, एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। तो बाद में ऑटोमन एम्पायर के आने से, ठीक है, वहां पर इस्लामिक रिलीजन भी आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, दिस चैप्टर स्टडीड अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ द नोमैड। तो ये नोमैड पीपल जो थे, यानी कि जो घूमने वाले लोग थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आकर स्टे, मतलब एक जगह पर आकर अलग अलग फैमिली के लोग जो है आकर सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है, रहने लगते हैं। द मंगोल ऑफ द सेंट्रल एशिया हु स्टैब्लिश अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ द गेंगीज खान। तो यही लोग जो होंगे वो गेंगीज खान की लीडरशिप में क्या करेंगे, यूनाइट होंगे और गेंगीज खान इन्हीं के साथ में बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करेगा। दिस चैप्टर स्टडीड द मैनर इन विच द मंगोल्स अंडर द गेंगीज खान अडॉप्टेड देयर द ट्रेडिशनल सोशल एंड द पॉलिटिकल कस्टम टू क्रिएट द fearsome मिलिट्री मशीन एंड द sophisticated मेथड ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, अब इन्हीं में से ही वो अपनी बड़ी सी आर्मी भी बनाएगा और किस तरीके से उस आर्मी के साथ पूरे वर्ल्ड को कन्क्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, challenges the challenge of the ruling dominion, the spending a melange of the people economies and the confessional system mean that the Mongol could not simply impose their steppe tradition over their recently annexed territory। अब ये मंगोल क्या करेंगे, मंगोल अपने बड़े से, ये जो गेंगीज खान है, ये बड़ी से अपनी आर्मी को, जब बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी को जब ये क्रिएट करेगा तो ये आसपास के
आसपास के एरियाज को कन्क्वायर करना स्टार्ट करेगा और एक तरीके से उन पर अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर देगा, मतलब अपना अधिकार, अपना एक तरीके से अपना एक कहते हैं ना कि रॉब जमाना, तो वो उस तरीके से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो दे इनोवेटेड एंड द कॉम्प्रोमाइज क्रिएटिंग अ नोमैडिक एम्पायर हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द यूरेशिया। यूरेशिया में यूरोप और एशिया, इस दोनों को मिलाकर के क्या बताया गया है, यूरेशिया बताया गया है। even as changed the character and the composition of their own society forever। यानी कि ये एक ऐसा एम्पायर क्रिएट करेगा जिसमें कि उसके खुद के अपने रूल रेगुलेशन से। तो बेसिकली ये इस चैप्टर में हम गेंगीज खान के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, और इसी की वजह से ही, इसी की बदौलत ही इस चैप्टर का नाम जो आप देख रहे हो ना कि नोमैडिक एम्पायर पड़ा, और गेंगीज खान का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस बड़े से एम्पायर को क्रिएट करने का। ठीक है, वही सब चीजें जानेंगे, राइट। स्टेपी dwellers themselves usually produce the no literature। ठीक है, अब ये जो स्टेपी dwellers होते थे, ठीक है, ये क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। यूजुअली प्रोड्यूस नो लिटरेचर, सो आर नॉलेज ऑफ द नोमैडिक सोसाइटी कम्स तो हमारी नॉलेज क्या कहती है कि ये जो नोमैडिक सोसाइटी थी मेनली फ्रॉम द क्रॉनिकल्स, द ट्रैवलॉग्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस। अब हमें इन नोमैड्स के बारे में कहाँ से पता चलता है, नोमैड्स के बारे में हमें पता चलता है जैसे उनकी जो बुक्स वगैरह थी, जिसने भी नोमैड्स के बारे में लिखा होगा तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, क्रॉनिकल्स कहा जाता है। जो भी ट्रैवलर उस टाइम में आए होंगे तो उन्होंने क्या किया, अपनी ट्रैवलॉग्स लिखी होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बताया गया, इनको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था इन नोमैड्स को। ठीक है, सो इनके बारे में कौन लिखेगा, इनके बारे में बाकी लोग लिखेंगे, जिसके थ्रू हमें आज इनकी हिस्ट्री को जानने का चांस मिला है। ठीक है, सो किस किस से पता चलेगा, उनकी क्रॉनिकल से, जिसने भी उनके ऊपर बुक लिखी होगी, ट्रैवलॉग से पता चला, डॉक्यूमेंट से, प्रोड्यूस द सिटी बेस्ड लिटरेचर्स, राइट। तो लोगों से वहां से बातचीत करके पूछा गया, इस तरीके से उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, क्या नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कि these authors often produce the extremely ignorant and the biased report of the nomadic life। अब ये authors क्या करेंगे, nomadic life के बारे में पूरी की पूरी तरीके से अपने बुक्स वगैरह में लिखेंगे। ठीक है, so the imperial success of the Mongol however attracted many the literary। Some of them produced the travelogues of their the experience, others stayed टू सर्व द मंगोल मास्टर। अब इसमें से कौन होंगे, बहुत सारे लोग जो होंगे, सम ऑफ देम प्रोड्यूस द ट्रैवलॉग ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। ट्रैवलॉग क्या होते हैं बच्चे, जो ट्रैवलर्स अपनी बुक लिखते हैं, ठीक है, उसको ट्रैवलॉग कहा जाता है। जिस भी अथॉरिटी के बारे में, जिन भी लोगों के बारे में, जिन भी एरिया के लोगों के बारे में लिखते हैं, या उस एरिया के बारे में पर्टिकुलर लिखते हैं, तो उसको, उस बुक को ट्रैवलॉग कहा जाता है। ठीक है, सो दीज द इंडिविजुअल केम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द बैकग्राउंड बुद्धिस्ट। तो ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट हो गए, कन्फ्यूशियंस हो गए, ठीक है, क्रिश्चियन हो गए, टर्किश हो गए, मुस्लिम हो गए, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऑल दो नॉट ऑलवेज फेमिलर विद द मंगोल कस्टम, हालांकि ये मंगोल कस्टम से बिल्कुल भी फेमिलर नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानते थे कि मंगोल कस्टम कैसे जो है वो फॉलो किया जाता है। many of them produce a sympathetic account, even the eulogies that challenges that the complicated otherwise hostile। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लोगों से नहीं पूछते या नहीं वहां के मतलब पूछताछ करने के बाद, या खुद वहां पर प्रैक्टिकली जाकर के नहीं देखते, तो आज हम मंगोल्स के बारे में इतना नहीं जान पाते। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा बताया गया कि किस तरीके से हमें इनके लाइफ के बारे में पता चलता है। परहैप्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसर्च ऑफ द मंगोल वाज डन बाय द रशियन स्कॉलर। तो ज्यादातर हमें कहाँ से पता चलता है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, एक रशियन वो थे, स्कॉलर थे। ठीक है, रशियन स्कॉलर स्टार्टेड इन द 18th century and the 19th century as the Trasid, the Tsarits resigned, consolidated its control over the Central Asia. This work was produced with a colonial milieu and was a largely survey note produced by the traveler, soldiers, merchants and the educated scholars। कहने का मतलब ये कि इस पर रिसर्च, मंगोल्स पर रिसर्च जो है वो स्टार्ट हो गई थी 18 और 19 सेंचुरी के अंदर। तो हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का एक तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है किसकी, मंगोल्स के बारे में।
In the early 20th century, after the extension of the Soviet Republic in the region, अगर हम बात करें किसकी, 20th century की बात करें, 20th century के अर्ली डिकेड्स की बात करें, आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ द सोवियत रिपब्लिक रीजन, तो जब ये सोवियत जो रीजन था, जब ये रिपब्लिक हो जाता है, जब ये फ्री हो जाता है, अ न्यू मार्क्सिस्ट द historiography argued the prevalent mode the production of the determined the nature of the social relation। तो उन्होंने लोगों, मतलब लोग, आने वाली जनरेशन जो है वो पास्ट के बारे में जान सके, तो इन्होंने क्या किया, उसको इनिशिएट किया। इट प्लेस द गेंगीज खान एंड इमर्जिंग द मंगोल एम्पायर विद अ स्केल ऑफ द ह्यूमन इवैल्यूएशन दैट वाज विटनेस एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्राइबल टू अ फ्यूडल मोड ऑफ द प्रोडक्शन, कि किस तरीके से ये जो वॉन्डरस लोग होते थे इनको स्टेबल किया, और स्टेबल करने के बाद उनको किस तरीके से एक बहुत बड़ी सी आर्मी या बहुत ही खूंखार टाइप के जो सोल्जर होते हैं ना, उसमें उसको कन्वर्ट किया। क्लियर, तो यही सब बताया गया इसमें, ठीक है। और the transcontinental span of the Mongol Empire also meant that the sources available, the scholars are written in the vast number of the language। तो हमें मंगोल्स के बारे में फिर धीरे धीरे बाकी अदर लैंग्वेजेस में जो बुक लिखी हुई थी मंगोल्स के बारे में, उनसे भी पता चलता है। तो पहले तो बहुत ही रेयर पाई जाती थी मंगोल्स के बारे में जानने के लिए, राइट। Perhaps the most of the crucial are the source of the Chinese, Mongolian, Persian, Arabic, but vital material are available in the Italian, Latin, French and the Russian। तो ज्यादातर हमें इन लैंग्वेजेस की बुक से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलते हैं नोमैड्स के बारे में, राइट। चलिए, ठीक है। सो अभी तक क्या पता चला, अभी तक हमें ये पता चला है कि मंगोल्स के बारे में हमें सोर्सेस, हमें मंगोल्स के बारे में जानने के लिए सोर्सेस हमें कहाँ से मिले, तो वो हमें मिले ट्रैवलॉग से मिले, ठीक है, जो ट्रैवलर्स लिखते थे उनके ट्रैवलॉग से मिले, क्रॉनिकल्स से मिले, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो भी वहां पर उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन किए जाते थे उनसे पता चले। तो इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन ये है कि मंगोल्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने जगह जगह से रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट किए। द टर्म बर्बेरियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक द बर्बोज, which meant the non-Greek, some of the whose language sounded like the random noise bar, ठीक है, बार। In Greek text, barbarian were depicted like the children unable to speak or the reason। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो ठीक से बोल नहीं पाता है, ठीक इसी तरीके से ये जो बर्बेरियन वर्ड जो आया है तो इसको बोला गया है। तो पहले इसको जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना बार, इस तरीके से बार, तो वो पूरा वर्ड एक तरह से नहीं बोल पाता बर्बेरियन को, तो ये बार करके बोलता है, ठीक है। इस तरीके से ये इमर्ज हुआ है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पर आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट पर आते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, देखना जरा ध्यान से। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इन द अर्ली डिकेड ऑफ द 13th सेंचुरी द ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूरो एशियन का मतलब होता है वो एम्पायर, ठीक है। यूरो एशियन का मतलब यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशियन बनाया गया है। कॉन्टिनेंटल वेयरजाइज द डेंजर posed to them by the arrival of a new political power in the steppe of the Central Asia। सेंट्रल एशिया के अंदर एक जो है एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल जो एक पावर होती है, मतलब एक पॉलिटिकल सिनारियो में अगर हम काउंट करें तो सेंट्रल एशिया के अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल पावर उभर कर सामने आ रही थी जिसका नाम था गेंगीज खान। तो गेंगीज खान को एक पॉलिटिकल पावर बताया गया, मतलब एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही क्रूल रूलर बताया गया है। हैड यूनाइटेड द मंगोल पीपल, और इसी को क्रेडिट जाता है कि उसने मंगोल पीपल को यूनाइट किया। गेंगीज खान पॉलिटिकल इन्वेजन हाउएवर वेंट फॉर बियॉन्ड एंड क्रिएशन ऑफ द कॉन्फेडरेंसी ऑफ द मंगोल। और इस तरीके से मंगोल्स को यूनाइट करने के बाद उसने ये पूरा का पूरा क्या किया गया है, ये एम्पायर देख रहे हो क्रिएट किया गया है। ये इंडिया है, ठीक है, क्रिएट किया है, राइट। चलिए नाउ
The tribe in the steppe Central Asia had the mandate from the god to rule the world. अब ये क्या करते थे, ये जो गेंगीज खान का कहना था कि जो भी मैं रूल कर रहा हूँ वो गॉड की मर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे लिए गॉड एक तरीके से मैं ही हुआ, तो ये अपने आप को भगवान की तरह से ट्रीट कराता था, ठीक है. सो इवन दो हिज ओन लाइफ टाइम वॉज स्पेंट द कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द मंगोल ट्राइब, पूरी तरीके से उसका कंट्रोल था, होल्ड था मंगोल ट्राइब पर, लीडिंग एंड द डायरेक्टिंग camping into the adjoining areas in the North China, Transoxania, Afghanistan, Eastern Iran, and Russia steppe. His descendants traveled further afield to fulfill the Genghis Khan invasion and create a largest empire the world had ever seen. इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया, शायद ही पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा एम्पायर किसी ने क्रिएट किया हो, और इसका क्रेडिट जाता है किसको, गेंगीज खान को, ठीक है, गेंगीज खान को जाता है, राइट. सो यहाँ पर देखिए, इट वॉज अ स्प्लिट गेंगीज खान आइडियल दैट हिज ग्रैंडसन मोंके, तो उसका एक ग्रैंडसन था जिसका नाम था मोंके, वॉन्ट द फ्रेंच. तो एक बार क्या होता है कि ये मैं आपको बता देती हूँ कि उसके जो ये ग्रैंडसन था जिसका नाम मोंके था, तो इसको एक बार फ्रेंच रूलर ने जिसका नाम था लुई 9, तो उसको क्या किया गया, उसको थोड़ा सा थ्रेट कर दिया है ना, उसको थोड़ा सा धमकी वगैरह टाइप में दे दी. तो लुई 9 इन द हेवन देयर इज ओनली एटर्नल, तो गेंगीज खान के ग्रैंड सन ने कहा कि मेरे दादाजी यानी कि मंगोल जो हैं, मेरे दादाजी चंगेज खान, ठीक है, जो कि मंगोल्स के रूलर हैं, राजा हैं, हेड हैं, इन द हेवन देयर इज ओनली वन इटर्नल स्काई, तो जैसे एक आसमान होता है तो पूरी दुनिया में एक ही गेंगीज खान है, ठीक है. ऑन द अर्थ इज ओनली वन लॉर्ड, पूरी दुनिया में एक ही लॉर्ड है, एक ही भगवान है पूरी दुनिया का, और वो है गेंगीज खान, द सन ऑफ द हेवन, ठीक है. वेंदा, तो इस तरीके से अपने दादाजी के बारे में उसको अप्रिशिएट करते हुए, उनको उनके बारे में इस तरह से बताते हुए उसने फ्रेंच के रूलर से इस तरह की बातें की, ठीक है. अब बदले में फ्रेंच रूलर ने उसको कुछ कहा, तो जैसे ही मतलब उसको थोड़ा सा थ्रेटन वे में कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम जो इतना बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, हम नहीं मानते हैं तुम्हारे इस भगवान को, तुम्हारे इसको. तो इस तरीके से जब उसको वहां से जो है वो भेजा गया गेंगीज खान के ग्रैंडसन को, देन आते वक्त उसकी डेथ हो जाती है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया. और जब गेंगीज खान को पता चलता है तो पूरा का पूरा वो पार्ट जो है, पूरा का पूरा पार्ट जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है कि ऐसा कौन सा रूलर आ गया जिसने मेरे ग्रैंडसन को इस तरह से थ्रेट करके मर्डर करवा दिया, ठीक है ना. सो यही सब चीजें बताई गई हैं. तो नाउ कैप्चर ऑफ द बुखारा, ठीक है, कैप्चर ऑफ द बुखारा. सो जवाइनी, अ लेट 13th century, the Persian chronicle of the Mongols ruler of the Iran carried an account the capture Bukhara in 1220 after the conquest of the city. Juwaini reported Genghis Khan went to the festival ground where the, तो इस तरीके से 1220 के अंदर उसने बुखारा को कैप्चर कर लिया है ना, बुखारा को कैप्चर कर लिया. हाउ डिड द मंगोल क्रिएट द एम्पायर. अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अलेक्जेंडर था, ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर पूरे वर्ल्ड को कन्क्वायर करना चाहता था, सेम ऐसे गेंगीज खान भी था जो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था, ठीक है. लेकिन उसने इतना बड़ा सा एम्पायर कैसे क्रिएट किया, इतना बड़ा सा एम्पायर कैसे क्रिएट किया. तो यहाँ पर आते हैं, मंगोल्स वर अ डाइवर्स बॉडी. अब ये मंगोल कौन होते हैं बच्चे, मंगोल मंगोल कौन थे, मंगोल डाइवर्स बॉडी थी, मतलब अलग अलग तरह के फैमिली के लोग यहाँ पर रहते थे तो मंगोली, लेकिन वो अलग अलग फैमिली के थे. लिंक्ड द सिमिलरिटीज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द ततार्स, ठीक है. मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ द पीपल, यानी कि कुछ लोग जो थे वो ततार, राइट. तो बाय द सिमिलरिटी लैंग्वेज टू द ततार्स, खेतान और द मंचुन टू द ईस्ट. तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, ईस्टर्न साइड की बात करेंगे. तो ये आपका पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट हो गया आपका ईस्टर्न का. एंड द ट्यूरिक ट्राइब टू द वेस्ट, और ये बच्चे ट्राइब हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गई, ये ततार्स हो गई है, ततार ट्राइब है. ये क्या है, ये खेतान टाइप है, खितान, ठीक है, ये क्या है, खितान टाइप है. और ये क्या है, मानचूस, ये क्या है, मानचूस. तो ये ईस्टर्न साइड की क्या हो गई, ट्राइब हो गई. अब हम बात करते हैं किसकी, वेस्टर्न साइड की ट्राइब्स की बात करते हैं. तो वेस्टर्न साइड की ट्राइब की बात करते हैं तो इसमें एक ही ट्राइब थी, ठीक है, जिसका नाम था क्या, टर्किक.
ट्राइब टू द वेस्ट, सम ऑफ द मंगोल वर पेस्टोलिस्ट। अब इसमें से कुछ मंगोल जो थे वो पेस्टोलिस्ट थे, यानी कि कुछ लोग जो है वो पशुपालन किया करते थे, वाइल अदर वर हंटर एंड गैदर। इनमें से कुछ जो है वो हंटर और गैदरर्स भी थे, जो शिकार वगैरह पे डिपेंड किया करते थे। तो जो पेस्टोलिस्ट होते थे, जो पशुपालन किया करते थे, टेंडेड द हॉर्सेस, शीप एंड टू अ लेजर एक्सटेंट कैटल, गॉट एंड कैमल। The nominized in the steppe of the Central Asia in a tract of the land in the area of a modern state Mongolia, right? तो कहने का मतलब ये कि जो मंगोल्स थे ना, उनके अंदर कुछ लोग तो पेस्टोलिस्ट थे और कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे, वो हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे, ठीक है। This was a majestic landscape with the wide horizon। और ये जो थे बार बार घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, राइट। तो इनके बॉडी जो है वैसे ही उस चीज को ऑब्जर्व करने लगी थी, मतलब उसी चीज में ढल गई थी। जैसे बहुत सर्दी होती थी तो वो सर्दी के आदी हो चुके थे, है ना। बहुत ज्यादा गर्मी होती थी तो वो गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते थे, रेनी सीजन भी बर्दाश्त करते थे। तो इनका एक तरीके से बॉडी जो है वो उन चीज को अडाप्ट कर चुकी थी, ठीक है। So horizon rolling plains, the ringed of the south, snow-capped the Altai mountains to the west and the arid Gobi desert in the south। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर एक तरीके से नोमैडिक एम्पायर के जोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात की गई है कि अलग अलग, मतलब पूरे इस नोमैडिक एम्पायर के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ एरिया जैसे यहाँ पर बताया गया है, वेस्टर्न साइड के अंदर क्या थे, वेस्टर्न साइड के अंदर स्नो कैप्ड द अल्ताई माउंटेन्स हुआ करते थे, ठीक है। और साउथ की बात करें, ठीक है, साउथ की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्नो कवर्ड जो है वो माउंटेन हुआ करते थे। और अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में क्या था, गोबी डेजर्ट था। साउथ में क्या था, गोबी डेजर्ट था, राइट। गोबी डेजर्ट इन द साउथ एंड ड्रेन्ड बाय द ओनोन एंड द, और ये ओनोन क्या थी बच्चे, ओनोन जो थी वो एक ऐसी रिवर थी जो वहां पर फ्लो किया करती थी। ओनोन एंड द सेलेग्ना रिवर, ये दो रिवर थी, कौन कौन सी, एक तो ओनोन थी और दूसरी कौन थी, सेलेग्ना, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, सेलेग्ना। तो ये दो रिवर थी, सेलेग्ना रिवर एंड द मैरिड स्प्रिंग फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिल्स इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। तो ये क्या होते थे, गर्मियों में ये स्नो मेल्ट हो जाती थी और स्नो मेल्ट होकर के इन रिवर्स के अंदर उसका वाटर जो है मिक्स हो जाता था, राइट। और साथ साथ में लश luxuriant grasses for the pasture and the considerable for small game were available in a good season। ये सारी चीजें जो हैं बच्चे, एक रहने के लिए जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है तो वो सारी चीजें वहां पर देखी गई थी। हंटर और गैदर्स जो थे द रेसिडेंट रिसाइटेड टू द नॉर्थ ऑफ द, अब ये जो हंटर और गैदर्स थे ये कहाँ पर रिसाइड करते थे, ये नॉर्थ में रिसाइड करते थे, यानी कि इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में नॉर्थ में रिसाइड करते थे, रहने लग गए थे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका स्टेप एरिया दिखाया गया है। पेस्टिलेंस इन द साइबेरियन फॉरेस्ट, they were number of the people then the pastoralists making a living for the trade in the fur animals step था। अब देखो जरा ये क्या करते थे, ये एनिमल रेडिंग करते थे तो एनिमल प्रोडक्ट इनके पास होंगे, राइट। सो समर मंथ के अंदर क्या करते थे ये, जैसे वूल वगैरह होती थी, फर वगैरह होती थी, तो इसको कट करके उसको सेल वगैरह किया करते थे, राइट। सो देयर वर द एक्सट्रीम टेम्परेचर इन द एंटायर रीजन। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि दे वर द हम्बलर बॉडी ऑफ द पीपल देन द पेस्टोलिस्ट, ठीक है। तो ये जो स्टेप नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न साइड में जो लोग रहा करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे क्लाइमेट में रहते थे, मतलब ऐसे एरिया में रहते थे जहां का वेदर जो था बहुत ज्यादा क्या था, हीट करने वाला था। सो दे वर हम्बलर बॉडी ऑफ द पीपल देन द पेस्टोलिस्ट मेकिंग अ लिविंग ऑफ द ट्रेड इन द फर्स ऑफ द एनिमल ट्रैप्ड इन द समर मंथ। तो इनकी बॉडी इस चीज को भी जो है अडाप्ट कर चुकी थी कि बहुत तेजी गर्मी के होने बावजूद भी वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे। देयर वर द एक्सट्रीम टेम्परेचर इन द एंटायर रीजन, हार्श लॉन्ग विंटर फॉलोड बाय द ब्रीफ ड्राई समर। तो इस तरीके से बताया गया। अब एग्रीकल्चर में लोग क्या करते थे, वॉज पॉसिबल इन द पेस्टल जोन रीजन ड्यूरिंग द शॉर्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अब जहां पर एग्रीकल्चर किया जाता था तो बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब वहां पर एक छोटे से पार्ट में एग्रीकल्चर किया जाता था, बट द मंगोल्स
डिड नॉट टेक द फार्मिंग। लेकिन ये जो मंगोल्स होते थे बच्चे, इनको फार्मिंग करनी नहीं आती थी। जिस एरिया में वो लोग रहते थे वहां पर फार्मिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां की सॉइल ही ज्यादा फार्मिंग के लायक नहीं थी। Neither the pastoral nor the hunting gathering economic could the sustain dense population settlement in and as a result region possessed no cities। फिर क्या होता था, अब क्योंकि वो एक जगह पर तो रहते नहीं थे, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, समर हो रहा है, तो कहीं पर मतलब बहुत ज्यादा हीट हो रही है, तो कहीं पर बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है। तो ये लोग क्या करते थे, कोल्ड से समर की तरफ, समर से कोल्ड की तरफ, तो इस तरह से घूमते रहते थे। तो कहीं पर भी ये स्टेबल नहीं होते थे। मंगोस लीव्स इन द टेंट, तो जैसे बंजारे लोग रहते हैं ना बच्चे, कहीं पर भी टेंट वगैरह लगा करके और वहां पर स्टे करने लग जाते हैं, सेम इसी तरीके से मंगोस टेंट में रहा करते थे। जर्स, जस्ट एक तरह के टेंट को ही कहा जाता है। एंड ट्रेवल्ड विद देयर हर्ड्स फ्रॉम देयर विंटर टू समर पैस्चर। तो आपने भी देखा होगा कई बार कि जैसे रोड्स वगैरह पे कि आपने बहुत सारी काउस वगैरह जो बड़ी बड़ी हॉर्न्स वाली होती है, सींगों वाली होती है ना, या फिर जो राजस्थान से चल करके आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आते हैं ना, और वो चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये सेम इसी तरीके से मंगोल पीपल होते थे। तो ये अपने हर्डर्स को लेकर के, अपने एनिमल्स हर्डर्स को लेकर के, और ये लोग टेंट वगैरह में रहा करते थे। थोड़ा टाइम वहां पर रुकने के बाद फिर ये और आगे जा करके मूव ऑन करते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये लोग जो थे, इनको इसलिए नोमैडिक कहा गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। ethnic and the language ties united the Mongol, but it scarce resources meet their society was divided into the पैट्रिलिनियल लाइनेज देयर। अब ये पैट्रिलिनियल लाइनेज क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है फादर टू सन। ठीक है, फादर टू सन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी कुछ भी अगर फादर का है तो वो उनके बेटे के नाम हो जाएगा उनकी डेथ के बाद। ठीक है, सो पैट्रिलिनियल लाइनेजेस, द रिचर फैमिलीज वर लार्जर। जो रिचर फैमिली जो होती थी, पैसे वाली फैमिली जो होती थी, वो बड़ी थी। possessed more animal and the pasture land, उनके पास एनिमल्स भी होते थे, उनके पास लैंड भी होती थी। therefore had many followers and were more influenced in the political। अब ये सोचो जरा कि ट्राइब के अंदर कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग पुअर होंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग पुअर होंगे तो कुछ लोग रिच होंगे। अब रिच के पास में एनिमल्स भी हैं और रिच के पास में लैंड भी हैं, तो इनकी वजह से इस ट्राइब के अंदर ना उनका थोड़ा सा दबदबा रहेगा, रुतबा रहेगा, एक तरीके से अपनी मोनोपॉली जो है वो वहां पर स्टैब्लिश करने लगेंगे। Periodic natural calamities, their unusually harsh cold winter when game and the stored provisions run out, the drought which passed and the grassland would force the family forge further afield, leading the conflict over the pasture land। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब ये लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर रहने लगेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो यहाँ पर खाने की कमी पड़ेगी, खाने की कमी पड़ेगी तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ने वड़ने लग जाएंगे, है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे। अब इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट में से ही क्या बनेंगे, इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट में से ही कोई ना कोई इस ट्राइब का हेड बनेगा, और वो हेड का काम क्या होगा कि वो अपनी ट्राइब को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बदले में लोगों का सपोर्ट वो लेगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी तरफ से पूरी की पूरी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं लूंगा। तो लोग उनको सपोर्ट करते थे। सेम यही चीजें जो थी वो गेंगिस खान के फादर के साथ भी थी। तो गेंगिस खान के फादर जो थे वो भी क्या थे, एक मंगोल चीफ थे, एक क्या थे, वो भी एक ट्राइब के चीफ थे, राइट। सो ये जो लड़ाइयाँ एक ट्राइब दूसरी ट्राइब के साथ में जो लड़ाइयाँ करते रहते थे खाने को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के, सो उसी की वजह से ना गेंगिस खान के फादर का जो है मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही सब चीजें बताई गई है। अनलाइक द अटालिया, हाउएवर गेंगिस खान पॉलिटिकल सिस्टम वाज मोर ड्यूरेबल, सर्वाइव्ड इज द फाउंडर। ठीक है, सो इट वाज स्टेबल इनफ द काउंटर लार्जर आर्मी विद द सुपीरियर इक्विपमेंट इन द चाइना, ईरान एंड द ईस्टर्न यूरोप, राइट। सो चाइना में, ईरान में और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, एंड दीज आर द स्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द, तो यहाँ पर गेंगिस खान का क्या हो जाता है, एक तरीके से कन्क्वायर करके उसको रूल करने की कोशिश करता है, और इनका रूलिंग पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। एज दे स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द रीजन, द मंगोल एडमिनिस्ट्रेटेड कॉम्प्लेक्स अग्रेरियन इकोनॉमिक एंड द अर्बन सेटलमेंट, सेडेंटरी सोसाइटी दैट वर क्वाइट डिसेंट
फ्रॉम देयर ओन सोशल एक्सपीरियंस इन हैबिटेट। ठीक है, वही सब बताया गया इसमें। क्लियर? नाउ In fact, the scant resources the steppe land drove the Mongol and the other Central Asia. अब सोचो जरा, किसी को एग्रीकल्चर करना आता है तो किसी को एग्रीकल्चर करना नहीं आता है, और किसी को जो है वो इक्विपमेंट्स वगैरह टूल्स वगैरह बनाने आते हैं, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे की हेल्प लेंगे कि आप हमें ये काम कर दीजिए, आप हमें ये चीज दे दे, इसके बदले में हम आपको वो देंगे। तो सेम यही चीज जो थी मंगोल्स के साथ में भी थी। सो मंगोल क्या करता था, चाइना से आयरन के बने जो भी टूल्स वगैरह होते थे, वेपन्स वगैरह होते थे, वो करवाता था। अगर तो चाइना ने मना कर दिया तो उस पर अटैक करके उसको नुकसान पहुंचाया जाता था। दिस वॉज म्यूचुअली बेनिफिटेड फॉर द बोथ पार्टी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द आयरन यूटेंसिल्स फ्रॉम द चाइना। अब ये जो एग्रीकल्चर होता था ये भी चाइना में बहुत अच्छा होता था, और ये जो यूटेंसिल्स होते थे आयरन के, ये भी चाइना के अंदर बहुत मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। तो ये मंगोल्स के अंदर, मतलब मंगोल ट्राइब के अंदर या मंगोल एम्पायर के अंदर चाइना से आयरन यूटेंसिल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो लाया करते थे। दे वर एक्सचेंज फॉर द हॉर्सेस, और बदले में वो चाइना को क्या देते थे, हॉर्सेस, फर्स, गेम ट्रैप्ड इन द स्टेपीज। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी एनिमल से रिलेटेड होती थी वो उनको दिया करते थे। कॉमर्स वाज, और इस तरीके से दोनों के अंदर ट्रेडिंग रिलेशंस बन जाते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब चाइना इनको मना कर देगा कि जो है हम आपको इस तरीके से डील नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नुकसान होता है। तो इस पर क्या किया, गेंगिस खान ने अपनी आर्मी के साथ चाइना को कन्क्वायर करना स्टार्ट किया। ठीक है, और इसी से बचने के लिए चाइना एक बड़ी सी वॉल क्रिएट कर देता है जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, दे dislocated the agriculture and the plunder cities. Nomad and the other hand could the retreated away from the zone of the conflict with the marginalized zones. अब ये धीरे धीरे क्या होने लगा, अब जो भी इनको मना करते तो मना करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप चाइना को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं चाइना को। तो चाइना ने क्या किया, मैंने कहा ना कि चाइना ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए बार बार मंगोल इन पर जो अटैक करते थे, तो इससे बचने के लिए चाइना ने चाइना वॉल क्रिएट कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पर गेंगिस खान के करियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गेंगिस खान के बारे में पूरी की पूरी यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर। ठीक है, सो यहाँ पर गेंगिस खान वॉज बोर्न सम टाइम। तो गेंगिस खान का बर्थ जो है वो 1162 के अंदर, जो अभी हमने रिवर ओनन रिवर को के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस रिवर के पास में एक क्या रहती थी, एक ट्राइब होती थी, तो उसमें उसका बर्थ होता है 1162 के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेट पूछी जाती है, राइट। सो इन द नॉर्थ ऑफ द प्रेजेंट डे मंगोलिया। ठीक है, प्रेजेंट डे मंगोलिया में उसका बर्थ हुआ था। उसके बचपन का नाम तिमुजिन था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ही वॉज सन ऑफ द यसुगई। उसके फादर का नाम क्या था बच्चे, यसुगई। और ये यसुगई जो थे वो कियात ट्राइब के चीफ थे, है ना। तो मैंने अभी बताया था ना कि उसके फादर भी एक ट्राइब के चीफ थे। वो ट्राइब कौन सी थी, कियात थी। अ ग्रुप ऑफ द फैमिली रिलेटेड टू द बोर्जिगिड क्लान। तो ये जो कियात है, कियात क्या थी बच्चे, अ ग्रुप ऑफ द फैमिलीज रिलेटेड टू द बोर्जिगिड क्लान। तो इसमें बोर्जिगिड क्लान के लोग रहा करते थे, और इन सभी के ट्राइब जो ये मिलकर बनाई गई थी, इन लोगों की, इसके हेड थे कौन, यगुसेई। हिज फादर वाज मर्डर एंड अर्ली एज ऑफ हिज मदर। उसके फादर का मर्डर कर दिया गया गेंगिस खान के होते हुए। मतलब कहते हैं ना कि उसकी जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किसी हीरो या हीरोइन के आगे उसकी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या उसको मर्डर कर दिया जाता है, तो बाद में उसको बदला लेने की सोचता है, ये वो करके। सेम यही सीन उसके साथ भी हुआ था, गेंगिस खान के साथ भी। उसके फादर का मर्डर कर दिया गया, और उनकी मदर जो है, जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था ऑलन एके। जिनका नाम क्या था, ऑलन एके। ठीक है, सो रेज द तिमुजिन हिज ब्रदर। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी ही हार्डशिप्स के अंदर, बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने तेमुजिन और उनके ब्रदर को, उनके स्टेप ब्रदर्स को बहुत मतलब हार्डशिप के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ उनको नर्चर किया, उनका पालन पोषण किया। द फॉलोइंग डिकेड वाज द फुल ऑफ द रिवर्सल। अब ये जो पूरा का पूरा जो डिकेड था, पूरा का पूरा जो टाइम था, ये बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला था। तिमुजिन वॉज कैप्चर्ड। तिमुजिन को जो है वो कैप्चर कर लिया गया। ठीक है,
एंड एनस्लेव, और उसको स्लेव बना दिया गया, ठीक है। सून आफ्टर हिज मैरिज, और जल्दी ही उसकी शादी कर दी गई। फिर उसकी वाइफ को भी, उसकी वाइफ का नाम क्या था, बोरते था बच्चे, ठीक है। बोरते को किडनैप कर लिया गया। ही हैड टू फाइट रिकवर हर, ठीक है। और वो जो है उसको पाने के लिए अब वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो पहले गेंगिस खान ऐसा नहीं था बच्चे कि स्टार्टिंग से ही वो इतना क्रूल था, तो सिचुएशन ने उसको क्रूल बना दिया था, है ना। फादर का मर्डर कर दिया गया, और जो उनकी मदर थी विडो हो गई, और विडो ने किस तरीके से, उसकी मदर ने इतने सारे बच्चों को जो है वो नर्चर किया, मतलब उसका उनका पालन पोषण किया। फिर इसकी शादी हो जाते, मतलब शादी कर दी गई जल्दी, लेकिन उससे पहले इसको किडनैप करके स्लेव के रूप में इसको काम कराया गया। देन उसके बाद शादी होने के बाद इसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। अब उसको छुड़ाने के लिए अब वो क्या करता है, इस तरह का स्टेप आउट करता है, ठीक है। द यंग ड्यूरिंग दिस ईयर, तो इन सालों के अंदर ऑफ द हार्डशिप ही ऑल्सो मैनेज टू मेक द इम्पॉर्टेंट फ्रेंड। तो जब इसके ये कठिनाई भरे दिन चल रहे थे तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बने, ठीक है। द यंग बोरचुगई वॉज द फर्स्ट अलाय, और जो ये बोगुरचू जो था, बोगुरचू उसका फर्स्ट अलाय बनता है, उसका फर्स्ट फ्रेंड बनता है। एंड रिमेन्ड अ ट्रस्टेड फ्रेंड, जिस पर वो बहुत विश्वास करता था। एक और फ्रेंड था जिसका नाम था, जिस पर वो बहुत ट्रस्ट करता था, जामू का, ठीक है। जामू का जो है वो क्या था, हिज ब्लड ब्रदर, तो वो उसका भाई भी था और इसका दोस्त भी था, ठीक है। सो वॉज अनदर, ठीक है, वॉज अनदर। तो तिमुजिन वॉज ऑल्सो रिस्टोर्ड द ओल्ड अलायंसेज विद द रूलर ऑफ द, तो तिमुजिन ने क्या किया, तिमुजिन ने जो पहले की उसके फादर के टाइम की जो ट्राइब वगैरह थी, जो उनके हाथ से निकल चुकी थी, उसको दोबारा से क्या किया, दोबारा से कैप्चर करना स्टार्ट किया, ठीक है। और वो धीरे धीरे बहुत सारी ट्राइब्स को जो है वो कैप्चर करके और एक बड़ी सी ट्राइब बना लेता है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स को कैप्चर करता है, कन्क्वायर करता है, और फिर धीरे धीरे करके जब ये बहुत सारी कैप्चर कर लेता है तो एक बड़ी सी ट्राइब बना लेता है। तो अब यही जो है बाद में एम्पायर में कन्वर्ट होगी, ठीक है जी। अलायंसेस विद द रूलर ऑफ द केरियट्स और तुगरिल, ओंग खान हिज फादर्स ओल्ड ब्रदर। ओंग खान कौन था बच्चे, ओंग खान उनके चचा जान थे, उनके अंकल थे, ठीक है, उनके फादर्स के ब्रदर, ठीक है, ब्लड ब्रदर थे। थ्रू द 1180s और द 1190s तिमुजिन रिमेन्ड एन अलाय ऑन द ओंग खान, ठीक है। तो ये ओंग खान का अलाय बनकर रहा, कौन बच्चे, ओंग खान कौन था, उनके अंकल थे। तो उनके अंकल की लीडरशिप के अंदर गंगेज खान काम करता था, उसको काम देता था तो वो काम करता था, ठीक है। यूज टू अलायंस टू डिफीट द पावरफुल द एडवर्सेस लाइक द जमुका, और इसी की वजह से उसने फिर क्या किया, जमुका को हरा दिया, ठीक है। डिफीट पावरफुल द advisories like the Jamuka, his old friend who had become the hostile foe. It was after defeating him, और इससे हार जाने के बाद क्या किया, इससे हार जाने के बाद द तिमुजिन फेल्ट कॉन्फिडेंस, तो इसने इतने बड़े यानी कि ट्राइब के हेड को हराने के बाद अब इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब उसी कॉन्फिडेंस के साथ में अब वो धीरे धीरे छोटी छोटी ट्राइब को जीतना स्टार्ट कर देता है, और बड़ी बड़ी जो है वो बस्तियां बना लेता है। सो कैरियट्स एंड द ओंग खान हिमसेल्फ 1203, द फाइनल डिफीट ऑफ द नैमन पीपल and the powerful Jamuka in 1206 left Temujin as dominant the personality in the politics of the steppe land, a position that was recognized। और फिर तब क्या होता है, तभी इसको मंगोल चीफन थे जिसका नाम था कुरिलताई, ठीक है, कुरिलताई, वेयर ही वॉज प्रोक्लेम्ड, तो जब ये इस चीफ का मंगोल चीफेंस बन गया था, ठीक है, तो इसके अंकल ने क्या किया कि अब तुम्हें जो है चीफ बनाया जाता है, पर्टिकुलर ट्राइब का चीफ बनाया जाता है। और चीफ बनाते ही फिर इसको प्रोक्लेम कर दिया गया, इसको घोषणा कर दिया गया कि अब से इसका नाम जो है वो ग्रेट खान होगा, ठीक है, इसका नाम होगा गेंगीज खान का नाम तिमुजिन की जगह अब ग्रेट खान हो जाएगा of the Mongols, ठीक है, Quan, with the title of the Genghis Khan, the ओशनिक खान और द यूनिवर्सल रूलर। इसका मतलब ग्रेट खान का मतलब होता है ओशनिक खान, ठीक है। ओशनिक खान मतलब पूरे ओशन, पूरे जितने भी ये हमारे बड़े बड़े जो महासागर वगैरह होते हैं, ठीक है, इसका पूरा का पूरा राजा, और साथ साथ में पूरे यूनिवर्स का रूलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। Just before the Kuiltai in 1206, Genghis Khan had recognized the Mongol people into the more effective। फिर उसके बाद क्या किया गया, जस्ट बिफोर द क्विलिटी, ठीक है, कुलताई,
Genghis Khan had recognized the Mongol people into the more effective disciplined military force, the facilitated. अब ये देखो ट्राइब का ये हेड तो बन चुका था, अब उसको अपनी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी थी, तो इसके लिए वो क्या करता है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आर्मी में डिसिप्लिन वगैरह लगाता है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाता है, ठीक है। और हर कोई इसको जो है वो फॉलो करेगा, नहीं करता था तो उसको पनिश किया जाता था और उनको कैंपिंग में लेकर जाता था, ठीक है। और इसी कैंपिंग के साथ साथ में उसे काफी सारे एरियाज को जीता, कन्क्वायर किया। द फर्स्ट हिज कंसर्न वाज कन्क्वायर ऑफ द चाइना, तो सबसे पहले उसने चाइना को कन्क्वायर करना स्टार्ट किया। डिवाइड एट दिस टाइम इनटू द 3 रेलिम्स, तो उस टाइम चाइना में जो है, चाइना 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, ठीक है। सो द हासी हासिया पीपल ऑफ द तिबेतियन, ठीक है, ऑफ द तिबेतियन ओरिजिन द नॉर्थ वेस्ट एरिया। तो नॉर्थ वेस्ट ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो इस वाले पार्ट में कौन थे, इस वाले पार्ट में हासी हासिया के रूलर रूल किया करते थे, ठीक है। द जुरचिन हुज चिन डायनेस्टी रूल द नॉर्थ, और नॉर्थ में कौन करते थे, नॉर्थ में चिन डायनेस्टी रूल किया करती थी चाइना के, है ना। और फ्रॉम द पीकिंग एंड द सुंग डायनेस्टी कंट्रोल द साउथ चाइना, और साउथ के अंदर चाइना के, ये पूरा का पूरा चाइना है, ठीक है। और चाइना के सदर्न साइड में चाइना के सदर्न उसमें सुंग डायनेस्टी, तो यहाँ पर सुंग डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से उसने इसको कन्क्वायर किया, जो कि 3 एरियाज में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। नाउ बाय द 1209 द हसी हासिया वर डिफीटेड, तो 1209 में क्या करता है, हसी हसिया को डिफीट कर देता है, ठीक है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज ब्रीच्ड, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कब बनाया गया, 1213 में, 1213 ईस्वी में उसको बनाया गया था। एंड पिकिंग सेक्ट इन द गेंगीज खान वॉज सेटिस्फाइड इनफ विद द प्रोग्रेस ऑफ हिज कैंपिंग टू द रिटर्न द मंगोलियन होमलैंड 1216। और फिर ये क्या करता है, 1206 से लेकर के 1216 तक लगातार जो है वो एरियाज को कन्क्वायर करके ये वापस अपने होमलैंड आ जाता है। आफ्टर डिफीट 1218 ऑफ द क्वारा खिता हु कंट्रोल द तियान शान माउंटेन ऑफ द नॉर्थ चाइना, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, यानी कि इस पार्ट के अंदर ना, नॉर्थ वेस्ट में हमने अभी बताया कि इसके अंदर जो रूल किया करता था रूलर, उसका नाम था क्वार खान, इसको पूरी तरीके से हरा देता है। फिर उसके बाद ये बहुत सारे एरियाज को कन्क्वायर करता है। फॉर एग्जांपल आपका क्या आ जाएगा, ख्वारिज्म आ जाएगा, ठीक है। और सुल्तान महमूद जो था वो ख्वारिज्म का रूलर था। फेल्ड द फ्यूरी गेंगीज खान्स रेंज विद द एग्जीक्यूटेड मंगोल एनवॉय, ठीक है। और फिर इसका भी मर्डर कर दिया जाता है इन द कैंपिंग बिटवीन द 1219 से 21 तक, बहुत सारे कैंपिंग के अंदर इनको जीतता हुआ चला जाता है। और द औतार, बुखारा, समरकंद, बालख और द गुरगंज, मारवी, इन सभी चीजों को, निशापुर एंड द हर्ट, हिरात, सरेंडर टू द मंगोल। और मंगोल की यानी कि गेंगीज खान के इतने खूंखार कैंपिंग से डर कर बहुत सारे एरियाज के रूलर्स ने सरेंडर कर दिया कि मरने से तो बेटर है इसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, राइट। चलिए, और उनकी जो एक एक्सेप्टेंस थी, रूलिंग की एक्सेप्टेंस थी, वो एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। गेंगीज खान डाई होता है, ठीक है। अब गेंगीज खान क्या होता है, डाई हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। कब हो जाती है, 1227 के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1227 के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद उनके सन्स ने, उनके बेटों ने जो है उनके एम्पायर को संभाला। हैविंग स्पेंट मोस्ट ऑफ द लाइफ इन द मिलिट्री कमबैक, तो गेंगीज खान जो है, गेंगीज खान का मैक्सिमम टाइम जो है वो मिलिट्री कैंपिंग के अंदर ही निकलता है। हिज मिलिट्री अचीवमेंट वर the astounding, and they were largely resulted his ability to innovate and that transform different aspect to the steppe combat into the extremely effective military strategies. द हॉर्स राइडिंग स्किल, अब ये अपनी कैवलरी, अपनी मिलिट्री को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो ये उससे पहले की बात की गई, जब वो था तो उसने बहुत सारे स्किल्ड पर्सन को, जो कि हॉर्स राइडर जो थे, बहुत ही स्किल्ड पर्सन थे, उनको रिक्रूट किया हुआ था अपनी आर्मी के अंदर। और मतलब कहते हैं ना कि ऑर्डर जैसे उनको मिलता था तो क्विक एक्शन लिया करते थे, ठीक है। एंड द तुर्क प्रोवाइडेड स्पीड द मोबिलिटी ऑफ द आर्मी देवर, और अपनी आर्मी के अंदर उसने बहुत ही स्किल्ड पर्सन को रखा हुआ था ताकि क्विक एक्शन लेने में वो उनकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अपनी आर्मी क्रिएट करी थी। खान लेट द इम्पोर्टेंस द सीज द इंजीज एंड द
Naphtha. The bombardment very quickly. His engineers prepared light portable equipment which was used against the opponent with the devastating effect. और ये उनके जो इंजीनियरिंग कहते हैं उस टाइम में जो भी मतलब इस तरह के वेपन्स वगैरह बनाते थे, पावरफुल वेपन वगैरह बनाते थे, उनकी हेल्प से क्या करता है, उनकी हेल्प से ये उन ऑक्यूपेंट्स को, उन टूल्स वगैरह को, वेपन्स वगैरह को बहुत इफेक्टिवली तरीके से क्या करता है, यूज करके उनको डिफीट करता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये टाइमलाइन है, यहाँ पर देखिए इस टाइमलाइन में क्या बताया गया है। गेंगिस खान का बर्थ कब हुआ था, 1167 के अंदर। ठीक है, और उसका जो एक हार्डशिप वाला जो टाइम था, ठीक है, स्लेवरी एंड स्ट्रगल वाला जो टाइम था 1160 से लेकर और 17 के बीच में, राइट। चलिए, उसके बाद पीरियड ऑफ द अलायंस, द फॉर्मेशन, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रिमर, तो इसमें से कुछ ही आएगी। और यहाँ पर गेंगीज खान की डेथ को भी बताया, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इसको कब जो है वो गेंगीज खान, ठीक है, द ग्रेट खान की इसको टाइटल दी गई। तिमुजी प्रोक्लेम द गेंगीज खान, गेंगीज खान इसको कब ये टाइटल दी गई, और यूनिवर्सल इसको रूलर, और कब कहा गया, मंगोल के लिए ये एक यूनिवर्सल रूलर है। तो ये कहा गया था 1206 के अंदर। ठीक है, 1206 के अंदर। अब इसके ना 4 बेटे थे बच्चे। ठीक है, इसके 4 बेटे थे, कौन कौन से थे। ठीक है, कंटिन्यू द मंगोल यूनिटी, ओगुदई सन ऑफ द गेंगीज खान, फिर गुयुक था ओगुदई। ठीक है, गुयुक कौन था, ये ओगुदई का बेटा था। तो इसके 4 बेटे थे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, और कौन थे, ओगुदई था, तुलई था, है ना, और जोची थे, है ना। तो इस तरीके से 4 बेटे थे इसके। कैंपिंग इन रशिया हंगरी, और इस तरीके से रशिया को, हंगरी को, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और अंडर द बेतु सन ऑफ द जोची। ठीक है, गेंगीज खान एल्डेस्ट सन। तो ये जोची जो था वो गेंगीज खान का सबसे बड़ा बेटा था, है ना। और तुलई जो था वो सबसे छोटा बेटा था, और तुलई से वो बहुत प्यार करता था, है ना। और फिर बाद में बहुत सारा पार्ट जो है वो तुलई को देता है, और बाकी अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी एम्पायर था, तो पूरा का पूरा वो अपने चारों बेटों में बांट देता है। तो एक बार इसको देखिएगा। मानचूस होता चाइना, कनक्वेयर मंगोलिया, बाद में आएगा मंगोल्स आफ्टर द गेंगीज खान। तो गेंगीज खान तक, उसकी लाइफ तक, तो जब तक रहा तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मंगोल एम्पायर। लेकिन गेंगीज खान की डेथ के बाद मंगोल्स का क्या हुआ, we can divide Mongol expansion after the Genghis Khan death into the 2 distinct phases. ठीक है, so first है, first which was spent year, तो 1227 के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और 1236 वाला, 36 से लेकर के 42 वाला एरिया जो था, टाइम जो था, उसको फर्स्ट फेज माना जाता है। व्हेन द मेजर गेन्स वर इन द रशियन स्टेपीज, द बुल्गार और द कीव, पोलैंड एंड द हंगरी। तो इस फर्स्ट फेज के अंदर जो कि 1236 से लेकर के 42 तक था, तो इसमें इन एरिया को जो है वो कन्क्वायर किया गया। सेकेंड फेज के अंदर इंक्लूडिंग द ईयर, तो सेकेंड फेज जो था वो था आपका 1255 से लेकर के और 1300 तक, राइट। ये फर्स्ट फेज था और ये सेकेंड फेज था। तो इसमें क्या होता है, इसमें कन्क्वेस्ट ऑल द चाइना, पूरे चाइना को कन्क्वायर कर लिया जाता है। ठीक है, पूरे चाइना को, ईरान को, इराक को, सीरिया को कन्क्वायर कर। तो देख रहे हो ना कि मतलब पूरे वर्ल्ड का कितना बड़ा पार्ट, कितना बड़ा हिस्सा उन्होंने कन्क्वायर कर रखा था और अपना पूरा का पूरा एम्पायर स्टैब्लिश किया हुआ था। मंगोल मिलिट्री फोर्सेस मेट विद द फ्यू द रिवर्सल इन द डिकेड्स 1203, बट क्वाइट द नोटिसेबली after the 1260 the original the impetus of the camping could not be sustained in the west। लेकिन बच्चे वेस्ट के अंदर इनकी जो पावर थी वो वीक होती चली जाती है, क्योंकि वो अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाए इसको। Although the Vienna and the beyond the Western Europe as well as Egypt was within the grasp of the Mongol forces, their retreat from the Hungarian steppes and the defeat at the hand of the Egyptian forces। ठीक है, और ये इजिप्टियन फोर्सेस के हाथों बुरी तरीके से हार जाते हैं और इनका वेस्टर्न वाला पार्ट इनके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, ये बताया गया है। नाउ अब करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं गेंगीज खान के सन्स के बारे में, फैमिली के बारे में। ठीक है, गेंगीज खान की फैमिली के बारे में। तो द फर्स्ट वाज द कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द सेक्शन। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, यानी कि उनके बेटों में ही आपस में कुछ ऐसी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी जिसके वजह से वो ज्यादा एक्सपेंशन पर ध्यान नहीं दे पाए। विद इन द मंगोल फैमिली वेयर द डिसेंडेंट ऑफ द जोची,
ठीक है, जोची के डिसेंडेंट मतलब उनके बेटों तक तो कहानियां ठीक रही, लेकिन उनके बेटों के बेटे, जैसे मान लो ये गेंगीज खान है, गेंगीज खान के 4 बेटे थे, ठीक है। अब उन 4 बेटों के भी तो बच्चे होंगे ना, उन 4 बेटों के भी तो बच्चे होंगे, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, मंगोल फैमिली वर द डिसेंडेंट ऑफ द जोची, जोची सबसे बड़ा बेटा था और ओगुदई था वो उससे सेकंड नंबर का था, अलाइड टू कंट्रोल द ऑफिस टू ग्रेट खान इन द फर्स्ट 2 जनरेशंस, ठीक है। सो फर्स्ट 2 जनरेशन तक तो कहानी ठीक ठाक चलती रही। These interests were the more important than the pursuit the camping in the Europe. The second compulsion occurred. The Jochi and Ogudai lineage were marginalized by the Tulaid branches of the Genghis Khan डिसेंडेंट। अब जो इसका तीसरा बेटा था, ठीक है, एक कौन था, देखो एक था जोची, एक कौन था जोची, एक कौन था ओगुदई, कौन था ओगुदई, ठीक है, और कौन था तुलई, कौन था तुलई, राइट, और बोगुचू भी था, ठीक है। तो ये थे, तो ये जो तुलई वाली फैमिली है ना बच्चे, तुलई के बच्चों ने जोची और ओगुदई के फैमिली के मतलब डिसेंडेंट जो थे उनको बुरी तरीके से हरा दिया और उनका पार्ट भी कन्क्वायर कर लिया, राइट। ये था तुलई जो सबसे छोटा बेटा था। गेंगीज खान यंगेस्ट सन, मिलिट्री, तो तुलई कौन था, गेंगीज खान का सबसे छोटा बेटा था। मिलिट्री कैंपिंग वर परस्यूटेड द energetically in Iran during in the 1215, but as the Tulay interest in the conquest of, लेकिन तुलई का जो इंटरेस्ट था वो चाइना में था, increased during the 1260 forces and supplies were increasingly diverted into the heartland of the Mongols dominion, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो मंगोल, ये चाइना भी तो चाहता था ना कि किसी तरीके से हम मंगोलों के चुंगल से छूट जाएं, क्योंकि चाइना का बहुत सारा पार्ट या पूरे के पूरे चाइना को इसने जीत रखा था, किसने, गेंगीज खान ने। तो वो अब चाइना भी चाहेगी ना अपने आप को फ्री करवाने के लिए। रिजल्ट क्या निकलता है, एज अ रिजल्ट मंगोल फ्रेडेड अ स्मॉल understaffed force against the Egyptian military. Their defeat and increasingly the preoccupation with the China and the Tulaid family marked the end of the western expansion of the Mongol. और इस तरीके से मंगोल का वेस्टर्न एक्सपेंशन जो था पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि उतना वो ज्यादा, देखो ये जो तुलई के डिसेंडेंट थे ना वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे जितना कि तुलई, और मतलब फर्स्ट 2 जनरेशन तक कहानी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसके ठीक से मिलिट्री को ठीक से ना, मतलब एक तरीके से उस पर ध्यान ना देना या फिर सिर्फ अपने एक्सपेंशन पर ही ध्यान देना है, तो बच्चे उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी क्रिएट करनी होती है और टाइमली जो है उस पर सारी चीजों को देखना होता है। लेकिन वो सिर्फ एक्सपेंशन पर ध्यान देते थे ना, उनके पास बहुत सारे अच्छे ऑक्यूपेंट्स वगैरह थे, है ना ही बहुत अच्छी कोई खास रणनीति बनाते थे वो युद्ध को जीतने के लिए। तो इन सब की वजह से उनका साउथ से क्या हो जाता है, बिल्कुल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। कंकरेंटली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जोची एंड द तुलाइट, और फिर जोची और तुलाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं अलोंग द रशिया इरानियन फ्रंटियर, डाइवर्टेड द जोचीज अवे फ्रॉम द फर्दर यूरोपियन कैंपिंग। और इसी बात का फायदा उठाते हैं आउटसाइडर और धीरे धीरे उनको भी क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं। और इस तरीके से मंगोल्स का जो पॉलिटिकल जो पावर थी मंगोल्स की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, ठीक है। सो सोशल, पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पर मंगोल्स की सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। Among the Mongols, many of the other nomadic society as well as all the able bodies adult male to tribe the bore arms, ठीक है। सो यहाँ पर adult male को, राइट, adult male को आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। They constituted द आर्म फोर्स विद द ओकेजन डिमांडेड, ठीक है। सो जब ओकेजन जैसे बैटल वगैरह पर जाते थे तो उस पर उसमें जो है वो सोल्जर्स की डिमांड बढ़ जाती थी, तो इसी वजह से वो क्या करते थे, ज्यादा सोल्जर्स को रिक्रूट करते थे। द यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट मंगोल ट्राइब एंड द सब्सिक्वेंट द कैंपिंग अगेंस्ट द डाइवर्स पीपल इंट्रोड्यूस द न्यू मेंबर इनटू द गेंगीज खान्स आर्मी कॉम्प्लिकेटेड द कंपोजिशन ऑफ दिस रिलेटिवली स्मॉल। हालांकि पहले बहुत छोटी थी, फिर धीरे धीरे अपनी आर्मी को ये बड़ा करता है और अनडिफरेंशिएटेड बॉडी इनटू एन इनक्रेडिबली, मतलब विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि यही वो लोग हैं, ठीक है, जिनको पहले ट्रेंड करता है गेंगीज खान और फिर बाद में यही खूंखार
सोल्जर बन जाते हैं, बहुत ही डेंजरस सोल्जर बन जाते हैं। गेंगीज खान ने बहुत अपनी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा से रूल रेगुलेशंस बनाए, ठीक है, रूल रेगुलेशंस बनाए और इस तरीके से वो क्या करते थे, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अलग अलग तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। ही डिवाइडेड द ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग द डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया, हिज आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टेपी सिस्टम डेसिमल यूनिट। उसकी आर्मी को डेसिमल यूनिट में क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। इन डिवीजन 10, तो पहले 10 का ग्रुप होता था, फिर उसके 10 का ग्रुप होता था, फिर 100 का ग्रुप हुआ, फिर 1000 का ग्रुप हुआ, इस तरीके से वो डेसिमल की फॉर्म में उसको डिवाइड किया करता था। और एक 10,000 कहने का मतलब पहले सबसे छोटे जिसमें 10 सोल्जर्स होते थे, फिर 100 सोल्जर्स, सेकंड ग्रुप में 100 सोल्जर्स होते थे, फिर 1000 सोल्जर्स होते थे, फिर उसके बाद 10,000 सोल्जर्स होते थे। तो इस तरीके से छोटी से बड़ी तरह की यूनिट बनाई गई थी, ठीक है। So Genghis Khan stopped his practice. He divided old tribal the groupings and distributed their member into the new military unit. फिर उसने नई military units बनाई। Any individual who tried to move his her allotted group without the permission, अगर किसी सोल्जर ने मान लो वो यहाँ से यहाँ आना चाहता है, ठीक है, या वो छोड़कर जाना चाहता है, तो उसको बहुत हार्ड पनिशमेंट मिलती थी। बिना परमिशन के तुम एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे शिफ्ट हुए, ठीक है, परमिशन रिसीव्ड हार्श पनिशमेंट दी जाती थी उनको। द लार्जेस्ट यूनिट सोल्जर अप्रोक्सीमेटिंग 10,000 सोल्जर्स, जिसको तुमान कहा जाता था, नाउ इंक्लूडिंग द फ्रेगमेंटेड ग्रुप्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लान, ठीक है। सो इस तरीके से बनाया हुआ था, ठीक है। Now the new military, the contingents were the required the saver serve under his four son, specially chosen the captain of his army unit called the, तो इसके जो कैप्टन होते थे, आर्मी के कैप्टन जो होते थे, उसको क्या कहा जाता था, नोयान कहा जाता था। Also important with the new realm were band the followers who had served the Genghis Khan loyalty through the grave the एडवर्सिटी फॉर द मेनी ईयर्स, और बहुत सालों तक वो गेंगीज खान के अंडर में काम किया करते थे, ठीक है। इसी तरीके से रैंकिंग होती थी, टाइटल्स दी होती थी, मतलब जो अच्छा काम करता था उसको उसकी रैंक, जैसे उसको उसका प्रमोशन कर दिया जाता था, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती थी, उसकी रैंक बढ़ा दी जाती थी, इस तरीके से प्रमोशन भी होती थी उसकी आर्मी के अंदर। इन हिज न्यू हरारकी गेंगीज खान असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्निंग द न्यू कन्क्वायर पीपल फॉर टू हिज फोर्सन, ठीक है। अब उन्होंने अपने बच्चों के लिए, किसने, गेंगीज खान ने अपने बच्चों के लिए नए नए एरियाज को कन्क्वायर करना स्टार्ट किया। दीज कंप्राइज द 4 उल्म्स, और ये देखो, हिज न्यू हरारकी गेंगीज खान असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्निंग द न्यूली कंक्वायर पीपल टू हिज सन, ठीक है, जो कि क्या करते थे, अपने पूरे एम्पायर को उसने 4 भागों में बांट दिया और उसको कहा जाता है 4 उलुस। द टर्म डिड नॉट ओरिजिनली मीन फिक्स्ड टेरिटरी गेंगीज खान, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई फिक्स्ड टेरिटरी थी, मतलब उसने क्या किया, वर्बली ही, कि ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया तुम्हारा, इस तरीके से उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसको 4 उलुस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, 4 उलुस, राइट। इसमें एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे एल्डेस्ट सन था, एल्डेस्ट सन जोची था, रिसीव द रशियन, तो एल्डेस्ट सन को क्या, रशिया वाला पार्ट मिल गया था, ठीक है। और दूसरी तरीके से अगर हम बात करें कि इसकी सेकेंड सन की, जिसका नाम था चकदई, हाँ, जिसका नाम था चकदई, तो चकदई को ट्रांस ओक्सेनिया, ठीक है, वो मिल जाता है, ठीक है। और नॉर्थ एंड द नॉर्थ ऑफ द पामीर माउंटेन, तो ये किसको मिलता है, ये मिलता है चकदई को, ठीक है। और फिर उसके बाद ओगुदई आता है, तो ओगुदई उसका थर्ड बेटा था, सक्सीडेड द ग्रेट खान एंड द प्रिंस एस्टैब्लिश द कैपिटल ऑफ द, तो उसको कराकोरम वाला पूरा का पूरा एरिया दे देता है। और उसका जो सबसे छोटा बेटा था तुलई, उसको मंगोलिया, पूरा का पूरा मंगोलिया दे देता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका सबसे क्या था, लाडला बेटा था, है ना। गेंगीज खान द envisaged that his son would rule empire collectively and,
तो क्या करते थे, कलेक्टिवली ही, मतलब ऐसा नहीं था कि भाई तुम्हें जो है अपने अपने एरिया को लेकर के और तुम अलग हो जाओ ये करके, मतलब सारे इकट्ठे होकर काम किया करते थे, और उसकी उनकी यही यूनिटी जो है वो एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा फैमिली ट्री दिखाया गया है, किसका, गेंगीज खान का फैमिली ट्री दिखाया गया है कि उसको क्या कहा जाता था, मतलब ये पूरा का पूरा उसके डिसेंडेंट, उसके बेटे वगैरह जो थे उनको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आता है याम। ठीक है, एक वर्ड आता है याम। याम क्या था बच्चे, याम ये था, देखो द क्यूरियर सिस्टम, द कोरियर सिस्टम जिसको याम कहा जाता था, वॉज फर्दर रिफाइंड द गेंगीज खान डेथ एंड स्पीड द रिलेबिलिटी। तो ये जो कोरियर सिस्टम होता था, मान लो गेंगीज खान का मैसेज कन्वे करना है, या फिर कोई जो मनी ऑर्डर वगैरह होता था, या फिर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी, तो इस सिस्टम को, जैसे हमारे यहाँ कोरियर सिस्टम बोलते हैं ना, तो इसको याम सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, और ये गेंगीज खान की डेथ तक जो है वो लागू होती है। ठीक है, उसके बाद भी होती है, बट फिर ये बाद में हटा दी जाती है, राइट। The conquered people, however, hardly felt the sense of the affinity with their new nomadic master. अब जब गेंगीज खान की डेथ हो जाती है, तो फिर जो लोग थे वहां के, जो गेंगीज खान के अंडर में थे, उस राज्य के लोग थे, अब नए अपने नोमैडिक मास्टर के अंडर में काम करने लगते हैं। ड्यूरिंग द कैंपिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, cities were destroy agriculture land, लैंड वेस्ट। तो यहाँ पर हम 13th सेंचुरी की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ में जब इसकी डेथ हो गई थी, तो पता नहीं था कि कैसे क्या रूल किया जाए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला कि लैंड जो थी, एग्रीकल्चर लैंड जो थी, वो वेस्ट होती है, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। 10,000 ऑफ द पीपल, द एग्जैक्ट फिगर आर लॉस्ट इन द एग्जीगेटेड रिपोर्ट ऑफ द टाइम वर किल्ड। और इसमें लगभग जो है 10,000 के आसपास में लोग मारे जाते हैं। इवन मोर एनस्लेव्ड, इसमें कि ज्यादातर एनस्लेव सी थे, मतलब कि स्लेव वगैरह की कैटेगरी में आते थे। All the classes of people from the elite presently suffered in the resulting the instability, the underground canals called the, तो ये जो underground canals होती थी, जो जमीन के अंदर नहरें वगैरह बनाई जाती थी, इनको क्या कहा जाता था, कनन्स कहा जाता था। ठीक है, कनात्स कहा जाता था। तो इन द एरिड इरानियन प्लेट्यू कुड नो लॉन्गर रिसीव द पब्लिक मेंटेनेंस। तो इनकी पब्लिक मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये ना गेंगीज खान के बाद का पूरा बताया गया है, राइट। ट्रेड कनेक्टेड मैच्योर कॉमर्स एंड ट्रेवल अलोंग द सिल्क रूट reached its peak under the Mongol, but unlike before, the trade route did not the terminate in China. लेकिन चाइना को इससे टर्मिनेट नहीं किया गया था, है ना। तो ये जो सिल्क रूट था बच्चे, तो इससे ना बहुत ज्यादा ट्रेडिंग, इसी पर बहुत सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज हुआ करती थी। सबसे बिजी रोड ये माना जाता था, सबसे बिजी रूट माना जाता था। The continued the North Mongolia and the Karakoram, the heart of the new empire, communication and east to travel was vital, retain the, तो आने जाने में, कम्युनिकेशन करने में, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में, तो ये जो सिल्क रूट था, ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा काम आता था। ठीक है, बिजिएस्ट रूट था ये, राइट। ट्रेडर्स पेड बास टैक्स। अब यहाँ पर ट्रेडर्स जो है वो किस तरह का टैक्स देते थे, क्योंकि ट्रेडर जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो उनको क्या बताया गया था, तो उनसे ना एक तरह का टैक्स लिया जाता था, जिसको बास टैक्स कहा जाता था, फॉर द सेम पर्पस। कौन से पर्पस से, कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब ये एंट्री किया करते थे, तो बीच में जैसे वो टोल टैक्स वगैरह नहीं होते हैं, तो इसी तरीके से वो भी बास टैक्स पे किया करते थे। ऑल एक्नॉलेजिंग देयर बाय अथॉरिटी ऑफ द मंगोल खान। The contradiction between the nomadic and the sedentary elements within and Mongol Empire eased through the 13th century. In the 1230, for example, the Mongols waged their successfully war against the Qin dynasty in the North China. There was a strong pressure group with the Mongol leadership the advocated and the massacre of all the peasantry and the conversion of their fields into the पैस्चर लैंड। कहने का मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था, ठीक है, ये जो
एक्सपेंशन का ये जो दौर चल रहा था, तो उसमें बहुत सारा जो है वो नुकसान भी होता है। तो जैसे मान लो कि नॉर्थ चाइना के अंदर, ठीक है, नॉर्थ चाइना के अंदर क्या हो रहा था, नॉर्थ चाइना के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि मंगोस लीडर दैट एडवोकेटेड द मैसेकियर ऑफ ऑल द पीजेंट्री एंड द कन्वर्जन ऑफ देयर फील्ड इनटू देयर पैस्चर लैंड। तो ये जो वो था पीजेंट्री एंड द कन्वर्जन ऑफ देयर फील्ड लैंड, तो जो काम मतलब जिस पर एग्रीकल्चर वगैरह की जाती थी, तो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उसको एक पैस्चर लैंड बना दिया। बट बाय द 1270s when the South China was annexed the Mongol Empire after defeat the Sung dynasty, तो ये जो शुंग डायनेस्टी थी जो कि साउथ में रूल किया करती थी, गेंगीज खान ग्रैंडसन द Kublai Khan appeared as the protector peasants and the cities। फिर ये जब 1224 के अंदर इसकी डेथ होती है, किसकी, किल्तई की, तो उससे पहले इसने अपने एरिया में पीजेंट्री सेक्शन को बहुत डेवलप किया, उनको बचाने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प करने की कोशिश किसने, क्यूबलाई ने, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, गेंगीज खान के सबसे जो छोटा बेटा था, ठीक है, जिसका नाम था तुलई। तुलई का एक सबसे छोटा बेटा था, ठीक है, सॉरी, गेंगीज खान का सबसे छोटा बेटा था तुलई। वार्नड फैमिली मेंबर्स एंड अदर जनरल्स अवॉइडेड द पिलिंग द peasantry। It did not lead the stable prosper realm। He advised the speech whose the sedentary over the overtones would have made the Ganges shudder। ये गेंगिस खान की स्पीच है। अच्छा, गेंगिस खान में एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, क्या थी, कि गेंगिस खान बहुत अच्छा स्पीकर था, बहुत अच्छा स्पीकर था, ठीक है। इसीलिए लोग जो है इनकी स्पीच को सुनकर इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते थे और इनके हर एक ऑर्डर को फॉलो किया करते थे। और ये क्रूल भी बहुत था, ठीक है, ये क्रूल भी बहुत था। तो ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है, यहाँ पर बताया गया है कि दिस वॉज अ पार्ट ऑफ, कौन सा दिस वॉज बताया गया है, ये जो उलूस था, उलूस क्या था बच्चे, जो उसने अपनी प्रॉपर्टी को 4 उसमें डिवाइड कर दिया गया था ना, तो ये जो पार्ट होते हैं, द टर्म विच नाउ कैरिड द सेंस ऑफ अ टेरिटोरियल डोमिनेंट, दिस वॉज द पार्ट ऑफ द रिजल्ट द सक्सेशन स्ट्रगल वेयर द गेंगीज खानिद डिसेंडेंट कंप्लीटेड for the office of the Genghis Khan and prized the pastoral land। Descendant of the Tulay, तुलई के जो descendant थे, had to rule both China। तो तुलई जो था किसका, गेंगीज खान को जो सबसे छोटा बेटा था, रूल बोथ द चाइना एंड ईरान। ये क्या करता है, ये सबसे समझदार भी था और इसको बहुत बड़ा पार्ट भी मिला था। तो उसने कौन सा पार्ट मिला था इसको, पूरा का पूरा मंगोलिया वाला पार्ट मिला था, ठीक है, मंगोलिया वाला पार्ट मिला था। मंगोलिया के साथ में ये चाइना और ईरान पर भी रूल करने लगता है। इसी तरीके से जोची था, तो जोची को क्या करते हैं, जोची को रशिया वगैरह मिला था, ठीक है। वही सारी चीजें इसमें बताई गई है कि नोटिसबली द नोमैडिक ट्रेडिशन प्रैक्टाइज्ड द परसिस्टेड लॉन्गेस्ट अमंग द स्टेपी ड्वेलर्स, ठीक है, इन द सेंट्रल एशिया डिसेंडेंट ऑफ द चगदई एंड रशिया द गोल्डन हॉर्डर। तो कहने का मतलब आज भी आप चाइना वगैरह में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर 25% हमें चंगेज खान की ही डिसेंडेंट के हमें प्रूफ मिलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो होगा वो वहां पर होगा। क्लियर, चलिए, फिर उसी तरह से उसको बुखारा वगैरह को उसने कंक्वायर कर लिया था, राइट। सो फॉलोइंग द रिसर्च ऑफ द डेविड, अब यहाँ पर एक रिसर्चर थे जिनका नाम था डेविड द अलायन, ठीक है, अयालन, रिसेंट वर्क द यासा। अब बच्चे यासा क्या होता है, यासा होता था कोड ऑफ लॉ दैट गेंगीज खान वाज सपोज टू हैव द प्रोमलगेटेड इन द क्वलतई 1206। तो गेंगीज खान ने अपनी आर्मी के ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाया था जिसको क्या कहा जाता था, यासा कहा जाता था। मतलब एक ये सेट ऑफ रूल था जो कि आर्मी पे लागू किया गया था, ठीक है। Memories of the Genghis Khan was fashioned by the successor. In this, the earliest formulation, the term was written in the Yasak, which means the law, decree, or the order.
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लॉ, डिक्री या फिर ऑर्डर होता है। ठीक है, यासा कंसर्न द एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट, आर्मी एंड द पेस्ट। तो सभी के लिए क्या किए गए थे, इसमें रूल्स बनाए गए थे। तो इन सभी रूल्स को एक करके बोल कॉमन नाम दे दिया गया जिसका नाम था यासा। ठीक है, यासा सर्व द co-heir the Mongols from the around body shared belief that the acknowledged their the affinity of the Genghis Khan was his and his descendant. Even they absorbed different aspect of the sedentary lifestyle gave them a confidence to retain their ethnic। तो कहने का मतलब ये कि आज भी उनके जो डिसेंडेंट हैं, ठीक है, आज भी उनकी लाइफस्टाइल से देखने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो रिलेट करते होंगे किससे, कहीं ना कहीं ये गेंगीज खान से रिलेट करते होंगे। और आज भी इनको कहीं ना कहीं एक एक कनेक्शन जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है कि यासा सर्व द co-heir the Mongol people around the body shared belief and देखो देखो बच्चे, कोई भी अगर मान लो किसी भी जैसे हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर या किसी एरियाज के लगा लो, साउथ के एरिया का जो एक लाइफस्टाइल होगा वो नॉर्थ के एरिया के लोगों से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाकर देख लिए तो हर डायरेक्शन के लोगों का लाइफस्टाइल जो होगा वो अलग होगा। तो ऐसे गेंगीज खान के जो डिसेंडेंट थे या गेंगीज खान थे या फिर नॉमेडिक पीपल थे, उनका जो लाइफस्टाइल था वो बाकी के कंपैरेटिवली अदर अगर अदर अदर एरियाज के बारे में बात करेंगे तो उनका लाइफस्टाइल अलग होता था और अपने लाइफस्टाइल की वजह से वो लोग जाने जाते थे, है ना। तो इस तरीके से पहचान बनाने के लिए उनका जो लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, गेव देम द कॉन्फिडेंस टू रिटेन देयर एथनिक। एथनिक का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, एथनिक का मतलब क्या होता है बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। ये था, ये पूरा का पूरा यासा में यासा के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है, सिचुएटिंग द गेंगीज खान एंड द मंगोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, सो इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वी रिमेंबर गेंगीज खान टुडे ओनली इमेजिन दैट द अपीयर आर इमेजिनेशन आर दोज कन्क्वेरर। तो जब भी हम गेंगीज खान के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें इसकी एक कन्क्वेरर की इमेज हमारे सामने आती है कि वो बहुत बड़ा एक कन्क्वेरर था, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटीज। ठीक है, सिटीज को डिस्ट्रॉय करने वाला था। एंड इंडिविजुअल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द 1000 पीपल। और हम एक इसको क्रूल राजा के रूप में देखते हैं कि जिसने लाखों लोगों को मार दिया था। मेनी 13 सेंचुरी डिसेंडेंट ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द टाउन इन चाइना। और आज भी चाइना के बहुत सारे शहरों में, ईरान, ईस्टर्न यूरोप, लुक्ड द हॉर्ड्स फ्रॉम द स्टेपी विद द फियर डिसेंडेंट। आज भी जो है कहीं ना कहीं उनके फियर का जो डर, मतलब उनका एक जो डर था वो आज भी लोगों के अंदर देखा जा सकता है। यट फॉर द मंगोल्स गेंगीज खान वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर फॉर ऑल द टाइम। कहने का मतलब ये कि तब से और आज तक गेंगीज खान को एक ग्रेट लीडर के रूप में जाना जाता है। ही यूनाइटेड द मंगोल पीपल, फ्रीड देम फ्रॉम द interminable tribal wars, Chinese the exploitation, brought them the prosperity, fashion, and the grand the transcontinental empire, and the restored the trade route and the markets that attracted descendant traveler like the Vietnam, Marco Polo, etc. ठीक है, so the contrasting image are not simply case the dissimilar perspective, they should make us पॉज एंड द रिफ्लेक्टिव हाउ वन द डोमिनेट परस्पेक्टिव। कहने का मतलब कि एक इंसान की डोमिनेंस जो है वो ना सिर्फ तब बल्कि आज भी वहां पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो देखी जाती है। तो इस तरीके से ये इसमें बताया गया था। Nature of the documentation, Mongol and the many nomadic regime makes the virtually impossible to understand the inspirational that। तो इसमें कहीं कहीं पर इसको एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के रूप में भी जाना जाता है, जिसने क्या किया, जिसने लोगों को यूनाइट करके, जो घूमते रहते थे उनको यूनाइट करके और एक बहुत बड़े से एम्पायर में उनको स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद उसमें से बहुत बड़ी आर्मी बनाई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, जिसकी वजह से उसको एक ग्रेट रूलर के रूप में जाना जाता है। गेंगीज खान हैज वंस अगेन द अपीयर द आइकॉनिक फिगर इन द मंगोल पीपल, मोबिलाइजिंग द मेमोरीज ऑफ अ ग्रेट पास इन द फॉरगिंग on the national identity that can carry the national into the future। और इस तरीके से
फ्यूचर में भी गेंगिस खान का नाम जो है जब जब सुनेंगे तो इस तरह की इमेज जो है उसकी बनी रहेगी। सो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो क्या करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। और अगर कोई आपसे कुछ भी, अगर आपका पार्ट कोई भी समझ में नहीं आता है तो इसकी पार्ट वाइज वीडियोस भी मैंने बना दी है, तो जाकर के आप उसको भी देख सकते हो। और ये हमारा एनसीईआरटी से था, ठीक है। माना कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा कंपैरेटिव टू प्रेजेंटेशन के, बट हमें क्या करना है, एनसीईआरटी और अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन दोनों से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको टॉपिक वाइज भी इस चैप्टर को पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को टॉपिक वाइज भी समझना है, तो टॉपिक वाइज भी वीडियोस बना दी है, तो जाकर सो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और ये आपका पूरा का पूरा वन शॉट है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।